अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में 27 सितंबर की आधी रात है, लेकिन पाकिस्तान में 28 सितंबर 2023 की सुबह के 9 बज चुके हैं। अमेरिका का ईस्ट कोस्ट पाकिस्तान से टाइम में 9 घंटे पीछे है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल आज अ, रूटीन की सियासत से हटके मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक दिन पहले 27 सितंबर को इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का दारुल जबर और दारुल बेशर्मी है, वहाँ पर एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गालिबन एटीसी 1 ने 2 इंतहाई खतरनाक मुजरिमों के खिलाफ दायमी अरेस्ट वारंट इशू किए और परपेचुअल वारंट्स कि जहाँ कहीं मिले इनको गिरफ्तार कर दिया जाए, ये मार ही दिया जाए इनको जान से। और ज़ाहिर है कि ज़हन में ख़्याल पैदा होता है, ख़्याल आता है, नेचुरल ख़्याल आना चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान से अरबों रुपए की चोरी की होगी, गाड़ियों का स्कैंडल किया होगा, सड़कों के पैसे लेके दौड़ गए होंगे, सी पैक में से $3.5 बिलियन चोरी कर लिए होंगे, कुछ लड़कियों के इन्होंने कत्ल या रेप किए होंगे, अगवा किए होंगे, बच्चों के रियासत के अंदर कोई बहुत ज़्यादा तूफान मचाया होगा, कई लोगों का कत्ल किया होगा, दौड़ गए होंगे, पता नहीं क्या किया होगा। लेकिन फिर जब आप गौर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये 2 गरीब मस्कीन किस्म के सहाफ़ी हैं। एक का नाम है साबिर शाकिर और दूसरे का नाम है मुईद पीज़ादा। साबिर शाकिर वही जो न 1990 की दिहाई से प्रिंट सहाफ़त से मुंसलिक हैं, उसके बाद टेलीविज़न में अपने प्रोग्राम करते रहे। आज लंदन में कहीं करीब बैठ के, लंदन के करीब किसी जगह से अपने वीलॉग करते हैं। उनकी शख्सियत से हर पाकिस्तानी जो है, ज़ी शऊर शख्स उनकी शख्सियत से वाकिफ़ है। मुईद पीज़ादा जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है। ये किस्सा कैसे है कि 13 जून को कुछ इस तरह से है कि 13 जून 2023 को एक शख्स, एक नामालूम किस्म का शख्स है, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसका किसी ने नाम नहीं सुना, जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है इस किस्से के साथ, जिसका नाम बताया जाता है मोहम्मद माजिद वल्द मोहम्मद आरिफ। वो इस्लामाबाद में 13 जून 2023 को आपारा के पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराता है, जिसमें कहता है कि अब से 1 महीना 5 दिन पहले 9 मई 2023 को उसे याद आ रहा है कि एक क्राउड, एक मॉब हलवाई जो है 20, 25, 30 मेलोडी चौक के करीब वो वहां जा रहा था। उसने देखा कि सामने से आ रहे थे, उनके बड़े खतरनाक इरादे थे। वो उनके करीब गया, वैसे वो बहुत खतरनाक थे और वो वहां पर कोई फौजी किस्म की तनसीबात को आग लगाना चाहते थे या नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हम वैसे इस्लामाबाद में बहुत देर रहे, हमें नहीं पता चला कि मेलोडी चौक के ऊपर कौन सी फौजी तनसीबात हैं या कौन सी ऐसी सरकारी तनसीबात हैं या 9 मई को वहां पे क्या हुआ। लेकिन ये बहादुर शख्स जो था, जो सुपरमैन था, ये इन खतरनाक बलवाइयों के करीब चला गया और उसने देखा कि उन तमाम बलवाइयों के हाथ में मोबाइल फोन थे। एक के हाथ में नहीं, 2 के हाथ में नहीं, सबके हाथ में अलग अलग से मोबाइल फोन थे। और ये इतना बहादुर शख्स था, सुपरमैन था, कि मोहम्मद माजिद वल्द मोहम्मद आरिफ, कि उसने उनके मोबाइल फोन्स के अंदर देखा कि उनके मोबाइल फोन्स के अंदर से मुईद पीज़ादा और साबिर शाकिर उनको बाकायदा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन दे रहे थे इन सारे के सारे बलवाइयों को कि कहाँ हमले करने हैं। लेकिन ये सुपरमैन सिर्फ इसी चीज पे नहीं रुका, बल्कि ये सुपरमैन जो है, जिसने ये एफआईआर कटाई है, इसने एक एनालिसिस भी अपना ऑफर किया, जिस एनालिसिस में ये कहता है कि मैंने ये अंदाजा लगाया है, मेरा ये ख्याल है, मेरी ये ओपिनियन है कि यही दोनों जो हैं ये लोगों को उकसा रहे थे कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात जो हैं ये भड़का रहे थे। ये अपना एनालिसिस भी ऑफर करता है। जहन में रखिए कि पाकिस्तान का जैसा कैसा भी कानून है, उसमें कोई प्राइवेट शख्स जो है वो इस किस्म की एफआईआर किसी और के खिलाफ कटा नहीं सकता। इस किस्म की एफआईआर या तो रियासत के इदारे कटा सकते हैं, पुलिस कटा सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कटा सकती है, फेडरल गवर्नमेंट कटा सकती है। लेकिन इस केस में ये जो प्राइवेट शहरी है, जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, वो एक ऐसी एफआईआर जो है वो मुईद पीज़ादा, साबिर शाकिर और मेरा ख्याल है अकबर हुसैन साहब के खिलाफ कटाता है। मुझे इजाजत दीजिए कि ये एफआईआर मैं आपसे शेयर करूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये एफआईआर आप पढ़ें भी। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसके लिंक शेयर करूंगा, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं, ये मेरा ट्वीट है। और फिर मेरी कुछ आपके आपसे इस हवाले से मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, तो लेट मी शेयर दिस स्क्रीन विद यू। ये आ गई स्क्रीन इसकी, और ये देखिए, ये इसकी स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन के ऊपर मेरा ट्वीट है, ये मेरा कोट ट्वीट है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है सारी सूरत हाल को अंग्रेजी के अंदर। और इसके नीचे दूसरा ट्वीट है जिसके अंदर मैंने इस एफआईआर को लगाया है, जो कि उर्दू के अंदर नीचे है। ये जो ट्वीट मेरा है, इसको अब तक मेरा ख्याल है आप देख सकते हैं, यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसको कोई 800-900 लोग जो हैं इसको रीट्वीट कर चुके हैं और इसको 70,000 व्यूज इसको मिल चुके हैं। 912 लोग इसको रीट्वीट कर चुके हैं। ये वो एफआईआर है जिसे मैं चाहता हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मेरी इस्तदा है कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसको पहचान भी गए हैं, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए, इसको एक तो शेयर करें, दूसरा सिर्फ 3 मिनट लगा के इस एफआईआर को पढ़ लें
کہ اس ایف آئی آر میں کتنی منطق ہے, کتنی لاجک ہے. اس کے بعد میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ انگریزی کے اندر 2 جملوں میں, تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ دنیا میں صرف کوئی بیوقوف پاکستانی ایگزسٹ نہیں کرتے, بلکہ پڑھے لکھے سمجھدار منطقی پاکستانی دنیا بھر میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اس ایف آئی آر کے متن کو پڑھیں اور اس کے اوپر اپنا انالیسس آفر کریں اس ایف آئی آر کے اوپر. اور انگریزی میں آپ سے اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو آفر کریں تاکہ دنیا بھر کے ادارے, میں چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹ کمیشن, میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو پرنسپل پولیسنگ آرگنائزیشن ہے ایف بی آئی, بیکاز میں سب کے سامنے یہ ٹویٹ لے کے جاؤں گا, میں سب کے سامنے اس کی رپورٹ فائل کرنا چاہتا ہوں, بیکاز جو چیز میں دیکھ رہا ہوں اسے امریکہ اور نارتھ امریکہ کے قانون میں ٹرانس نیشنل ریپریشن کہتے ہیں. ٹرانس نیشنل ریپریشن وہ چیز خالی یہ نہیں ہے کہ جب آپ کسی دوسرے ملک میں, امریکہ میں آ کے کسی شہری یا ریزیڈنٹ یا اسٹوڈنٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ ٹرانس ریپریشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کنٹری آف اوریجن کے اندر کیسز بنا کے, کرمنل کیسز کے ذریعے, عدالتی کارروائی کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں, ان کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں, ان کے رشتہ داروں کو تھریٹن کرتے ہیں, ان کے بزنس پارٹنرز کو تھریٹن کرتے ہیں, تو نارتھ امریکن قانون میں یہ چیز ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے. یہ ایک نیا قانون ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے. فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایف بی آئی نے اس حوالے سے ایک ہاٹ لائن بھی مقرر کر رکھی ہے. میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں اس کی طرف اشارہ دیا تھا, اور صرف چند دن پہلے, باقی میری ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں, شاید ان کی اتنی اہمیت نہ ہو, چند دن پہلے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹونی بلنکن جب کینیڈا ہندوستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہندوستان کو پولائٹلی وہ سمجھا رہے تھے کہ آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ ان اکاؤنٹیبل نہیں رہیں گے, آپ کو اس کا حساب کتاب کرنا پڑے گا, آپ کو انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی, تو انہوں نے ٹرانس نیشنل ریپریشن کی ٹرم استعمال کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام ممالک کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں جو ٹرانس نیشنل ریپریشن کر رہے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانس نیشنل ریپریشن جو ہے وہ پاکستان کا جو فیشسٹ رجیم ہے وہ کر رہا ہے, بیکاز سینکڑوں پاکستانی جو برطانیہ میں ہیں, جو امریکہ میں ہیں, جن کے رشتہ دار, جن کے خاندان, جن کے بزنسز پاکستان کے اندر ہیں, ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کلیئرلی ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے. اور یہ جو ایف آئی آر ہے جس کی نتیجے میں میرے اور صابر شاکر اور اکبر حسین کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی, پہلے ایف آئی آر درج کی گئی, اس کے بعد اب یہ مقدمہ اور یہ ٹرائل وغیرہ شروع کر دیا گیا, اور اب یہ اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیے گئے. یہ کلاسک ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کی. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا آپ کو اس کا تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ دوں کہ جو ایف آئی آر میں نے آپ کو دکھائی, جب یہ ایف آئی آر 13 جون 2023 کو منظر پہ آئی, تو میں نے اس وقت بھی 14 جون کو ایک بہت ڈیٹیل ٹویٹ لکھا, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈسکرپشن کے اندر. اور یہ سب چیزیں میں یہاں پر جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس ہیں انٹرنیشنل, ان کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. تو اس کے خلاف بڑے رد عمل ہوا, اور انٹرنیشنل جو بین الاقوامی ہیومن رائٹ اور میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, جیسے رپورٹرز آن فرنٹیئرز ہے, ہیومن رائٹ واچ HRW ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے, ان سب نے اس کے اوپر ایک ریئیکشن کیا. ٹویٹس کے ذریعے خط لکھے انہوں نے حکومت پاکستان کو, کسی نے پاکستان کے منسٹری آف فارن افیئرس کو لکھا, کسی نے پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن کو لکھا, اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کا جواب بھی دیا. اس سٹیج پہ میں نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ ویسے تو مجھے پاکستان کے عدالتی اور قانونی جو نظام ہے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں ہے, لیکن میں کسی وکیل صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس کو دیکھیں. اور میں نے ایک سے زیادہ وکیل صاحب کو کہا کہ اس کو دیکھیں کہ یہ کیا کیس ہے, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس سے. اور مجھے وکلا نے یہ بتایا کہ اس کے اوپر ٹوٹل سائلنس ہے, ٹوٹل خاموشی ہے, اس کو ایک طرح سے فریز کر دیا گیا ہے. یہ تو بالکل اسے کہتے ہیں کہ سیل, انہوں نے ٹرم استعمال کی, کہ لگتا ہے کہ اس کو سیل کر دیا گیا. اب ہمیں پتا چلا کہ وہ سیل والی ساری کہانی جو تھی وہ جھوٹی تھی, وہ ڈسپشن تھی, بیکاز ایک دفتروں کے اندر بیٹھ کے ایک کاغذی کاروائی جو ہے مکمل کی گئی, اور اب جو وہ پوری فائل بنائی گئی ہے اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ پورے جولائی اگست کے پورے 2-2.5 مہینے تھے, اس میں پولیس جگہ جگہ پاکستان کے اندر معید پیرزادہ کو, صابر شاکر کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی تھی. کہیں گئی نہیں ہے ویسے, بیکاز میں نے پتا کیا کہیں نہیں گئے, جہاں جہاں میرے نون ٹھکانے ہو سکتے تھے وہاں پہ کہیں نہیں گئے, لیکن دفتر سے اندر بیٹھ کے پوری فائل بنائی ہے. اس کے بعد اس فائل کے اندر ایک مذہقہ خیز نوٹ یہ بھی لگا, یہ سب چیزیں 2-3 دن پہلے ہمیں پتا چلی. یہ مذہقہ خیز نوٹ کیا لگا ہے کہ امیگریشن سے چیک کیا گیا, اور امیگریشن نے بتایا کہ معید پیرزادہ تو اکتوبر کے 25 تاریخ کو پاکستان سے فرار ہو چکا ہے. اب ذرا اس کی لاجک دیکھیں کہ معید پیرزادہ 25 اکتوبر 2022 کو پاکستان سے فرار ہو چکا ہے. 8 مہینے کے بعد ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوتی ہے 13 جون 2023 کو, اور اس میں کنکلوژن کیا نکالا جاتا ہے کہ معید پیرزادہ یہاں سے فرار ہو چکا ہے. یعنی ایف آئی آر درج ہونے سے 8 مہینے پہلے معید پیرزادہ پاکستان سے جا کے واشنگٹن میں ہے, روز وہاں سے اپنا ویلاگ کر رہا ہے, وہاں سے ٹویٹ کر رہا ہے, وہاں سینیٹرز کو مل رہا ہے, کانگریس مین کو مل رہا ہے, اپنی تصویریں بھی دکھا رہا ہے, وہاں سے روز بات بھی کر رہا ہے, بہت سی چیزیں وہاں سے بتا رہا ہے. ساری دنیا جہان کو پتا ہے, تقریباً ہر 24 گھنٹے میں اس کو 1 لاکھ لوگ اکراس دا ورلڈ دیکھتے ہیں. نہیں پتا کسی چیز کو تو پاکستان کی پولیس کو نہیں پتا, پاکستان کے انٹیلیجنس کے اداروں کو نہیں پتا, اور وہ تحقیق کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں
हैं, छापे मार रहे हैं मोहित पीरजादा को ढूंढने के लिए, और मोहित पीरजादा जो है वो उनके उससे मफरूर हो चुका है और बिलाखिर मजबूर होकर उन्होंने उसके दायमी अरेस्ट के वारंट जो हैं वो इश्यू कर दिए हैं। मैं भी आपको कुछ चीजें और भी यहाँ पे बता दूं। इससे पहले कि मैं इस एफआईआर के एफआईआर कैसे दर्ज होती है पाकिस्तान में, इस पूरे निज़ाम में क्या खराबी है, मैं 2 पॉइंट्स की तरफ आपकी निशानदेही करूँ। ये जो एफआईआर है जो मिस्टर माजिद वल्द आरिफ ने दर्ज कराई है 13 जून 2023 को, इस एफआईआर में वक्त कोई नहीं है। ये ज़ाहिर है इस एफआईआर के अंदर उनको 1 महीने 5 दिन के बाद बाकी सारी चीजें याद आ गई, उनको वक्त नहीं याद आया, उनको वक्त नहीं इसमें लिखा हुआ कि दिन का क्या वक्त था। इसकी भी एक अहमियत है, ये इसको जानबूझ के वक्त नहीं लिखा। उसकी वजह ये है कि मैं अमेरिका में पाकिस्तान से, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा, 9 घंटे पीछे हूँ। जब मैं उठा हूँ 9 मई 2023 को सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब, तो पाकिस्तान में उस वक्त शाम के 7 हो चुके थे। उस वक्त पाकिस्तान में जितना तबाही मचनी थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, वो 2 ढाई 3 बजे से शुरू हो चुका था और बहुत सा प्रोसेस और अमल खत्म हो चुका था। इसमें टाइम उसने जानबूझ के नहीं लिखा, और अगर टाइम लिखता तो उसमें भी उसके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो बन जाते हैं। बिकॉज जाहिर है कि इस बेचारे ने खुद एफआईआर नहीं लिखी, इससे ये एफआईआर जो है वो लिखवाई गई। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ट्रांस नेशनल स्कोप डिस्कवर किया है पाकिस्तान की पुलिस ने या पाकिस्तान के जो भी लोग ये करवा रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बिकॉज अभी तक जो ग्रेट पावर्स हैं उन्होंने जब ट्रांस नेशनल स्कोप यूज किया है तो एक थिएटर ऑफ वॉर के अंदर इस्तेमाल किया है। जहां अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं, या यमन के अंदर स्ट्राइक की है, या सीरिया में स्ट्राइक की है, या इराक के अंदर स्ट्राइक की है, या ईरान में स्ट्राइक की है, तो वो एक पोटेंशियल कॉम्बैट जोन के अंदर उन्होंने स्ट्राइक की है, एक अनफ्रेंडली सिचुएशन के अंदर। अभी तक अमेरिका ने या इसराइल ने, पाकिस्तान में जो लोग बैठे अमेरिका इसराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर अमेरिका और इसराइल की हुकूमतें लीगल कार्रवाई करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका जो हैं वो हर दिन में कई लाख एफआईआर दर्ज कर दें और उनको दिन में सैकड़ों फजाई हमले जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर करने पड़ जाएं। तो ये पाकिस्तान की जो रियासत के मैनेजर्स हैं वो अपनी इन्फिनिट विजडम के अंदर ट्रांस नेशनल एप्लीकेशन कर रहे हैं, मीडिया का सहारा लेकर, मीडिया का रेफरेंस देकर ट्रांस नेशनल लीगल एप्लीकेशन कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो अब उनके मुल्क के रेजिडेंट नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि बदनसीबी से ये लोग कभी किसी जमाने में अपने माँ बाप की गलती की वजह से बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में पैदा हो गए थे। उसका सहारा उठा के ये ट्रांस नेशनल एप्लीकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं लॉ में। ये पहला पॉइंट, आप इसका गौर कीजिए। दूसरा जो पॉइंट है, और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रांसनेशनल एप्लीकेशन ऑफ लॉ के हवाले से ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर इस किस्म की कार्रवाई करते हैं कि दूसरे मुल्क में जो बैठे हुए लोग हैं आप उनको हरासा करते हैं, खौफजदा करने की कोशिश करते हैं, उनको आप टेरराइज करते हैं। दूसरा जो एफआईआर का एलिमेंट है, जो मैं चाहता हूं, मुझे आपकी जो मदद चाहिए, जिसलिए मैंने आपको कहा कि आप इसको पढ़ें, इस एफआईआर को जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जो मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर मौजूद है, और इसके ऊपर 2-2 3-3 इंग्लिश के पढ़ के कोई कमेंट करें, एनालिसिस करें। बिकॉज हमें ये जरूरी हो चुका है कि हम दुनिया के तमाम जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्टीट्यूशन हैं, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो दुनिया के की फॉरेन ऑफिस हैं, जैसे बरतानिया का फॉरेन ऑफिस है, अमेरिका का फॉरेन ऑफिस है, कनाडा का फॉरेन ऑफिस है, फ्रांस का फॉरेन ऑफिस है, उन सब के सामने हम ये चीज ला सकें कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का लीगल प्रोसेस चल रहा है, जहां कोई भी शख्स जो है जिसके पीछे कोई ताकत खड़ी हो, वो एक कानून का, जो कानून नहीं है बिल्कुल भी, उसका सहारा लेकर किसी भी शख्स को हरासा करने के लिए, दहशत का शिकार बनाने के लिए उसके खिलाफ एक एफआईआर जो है वो दर्ज कर सकता है। और पुलिस पूछती ही नहीं है कि भाई ये एफआईआर किस मुंह से, किस बूथे से, तुम्हारी क्या रेलेवेंस है ये एफआईआर दर्ज करने की, वो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जब कुछ लोगों के खिलाफ जिन पे उनको शक था एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे कि मुझे शक है, मैं समझता हूं कि इन लोगों ने मुझे मारने के लिए कातिलाना हमला करवाया है, तो उस वक्त वो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। जब अरशद शरीफ की वालदा और उनके खानदान, शहीद अरशद शरीफ के घर वाले एफआईआर में कुछ लोगों को नामजद करना चाहते थे, तो वो एफआईआर भी नहीं कट रही थी। और वहां आर्गुमेंट क्या था? आपने देखा कि मीडिया के ऊपर बैठे हुए जितने टट्टू हैं, और ये सब का आर्गुमेंट क्या था? इनका आर्गुमेंट ये था कि कोई एविडेंस ही नहीं है, ये तो आप असम्पशन कर रहे हैं, ये तो आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ये तो आपके पास कोई अभी कोई इसकी कोई एविडेंस क्या है इस चीज की, कैसा हुआ है। तो यहां आप देखें कि एक शख्स, एक प्राइवेट सिटीजन जो है, वो अब अकेला ही बैठ के पूरा कंजेक्चर करके ये बता रहा है कि मेरा ये ख्याल है, ये एफआईआर में बाकायदा लिखा है कि मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करते हैं और ये लोगों को उकसा रहे हैं। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जिस पे मुझे आपकी कोऑपरेशन चाहिए आज, और क्योंकि इसको मैं चाहता हूं कि हम इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लेके जाएं, एफबीआई के सामने लेके जाएं,
जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के सामने लेके जाएं। और मुझे आपकी मदद इसलिए भी चाहिए होगी, बहुत अमीर तो मैं नहीं हूँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गया हूँ, कि जाहिर है मुझे अमेरिका के अंदर किसी न किसी लॉ फर्म की सपोर्ट चाहिए होगी, जिसकी मदद से मैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, इंक्लूडिंग दी FBI, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन में इस इशू को रखूं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से इंसानी हकूक और कानून को पामाल किया जा रहा है, कैसे ये दुनिया के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जिस फैशिस्ट रजीम को मगरब की ताकतें सपोर्ट कर रही हैं, उसकी हरकतें किस किस्म की हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए एक अजाब हैं, बल्कि दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान का जो रजीम और इस्लामाबाद है, ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का सेंटर है। तो जब टोनी ब्लिंकन हिंदुस्तान और कनाडा के हवाले से बात कर रहे थे, असल में उनको पाकिस्तान के हवाले से भी वहां पे बात करनी चाहिए। तो आज इसी में मुझे आपकी कोऑपरेशन चाहिए। चंद घंटों में पाकिस्तान की जो डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके हवाले से बात करते हैं। अभी तो इसमें मुझे आपकी कोऑपरेशन चाहिए। थैंक यू सो मच।